नमस्कार स्टूडेंट, एसएससी जीडी में हम आपको लिए चलते हैं। आपका स्वागत है क्लास नंबर 30 में, जिसमें हम ज्योग्राफिकल वर्ड के बारे में पढ़ेंगे। एसएससी जीडी का सपना 90 क्लास में अपना डेली हम 10 बजे से 12 बजे के बीच में एसएससी जीडी की 90 क्लासों में से पर डे 2 क्लास आपको लाइव कर देते हैं। तो आप बने रहिए स्टैंडर कोचिंग एंड कंप्यूटर सेंटर, जो अब स्टैंडर क्लासेज हो गया है यूट्यूब के लिए, क्योंकि बहुत बच्चों की डिमांड थी कि भैया बहुत लंबा नाम है तो उसको छोटा कर दिया जाए। तो उसी क्रम में टाइम नोट कर लेते हैं। कोशिश करेंगे कि 1 घंटे में आपको इस ज्योग्राफिकल वर्ड में हम आज आपको पढ़ाने जाएंगे। पर्वत, भूकंप, ज्वालामुखी, इन चीज़ों को हम पढ़ाने जाएंगे। इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें महाद्वीप, सागर और झीलों की वीडियो के साथ आपके साथ होंगे। चलिए, क्लास नंबर 30 एसएससी जीडी का सपना 90 क्लास में अपना, और 90 क्लासों में वास्तव में ही अपना करना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि ढुलमुल रवैये से हम चलते रहें, ढुलमुल रवैयों में हम खोते रहें और फिर जो हम रोते रहें। तो रोना जीवन का पार्ट नहीं बनाना है, संघर्ष करना है। अगर या तो कंपटीशन के बारे में सोचिए मत, अगर आपने सोचा है तो फिर सोचते ही मत रहिए, उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करिए और उसके लिए प्रयास भी करिए। सपना केवल सपना बन के नहीं रह जाए, वो हकीकत में आए, उसके लिए मेहनत करना स्टार्ट करिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास नंबर 30। और आपको लिखा हुआ है माउंटेन, पर्वत। देखिए, पर्वत से जुड़ी बहुत भ्रांतियाँ होती हैं। किसको पर्वत कहा जाता है, किसको पठार कहा जाता है, मैदान, पर्वत, झील, बहुत चीज़ें हैं। तो पर्वत की एक फिक्स डेफिनेशन उन्होंने दी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत आते हैं। सेकंड, उठे हुए भाग, क्योंकि यह अंतर्जात बलों के कारण होने वाले उत्पन्न होते हैं। अंतर्जात बल मतलब जो पृथ्वी में इनर फोर्सेज होते हैं, उनकी वजह से ये उत्पन्न होते हैं। पर्वत ऊंचे भूभाग हैं जिनमें चोटी होती है, जिनकी ऊंचाई 600 मीटर से अधिक होती है। यानी पर्वत हम किसको कहेंगे, जिसकी ऊंचाई 600 मीटर से अधिक होगी। अगर 600 मीटर से नीचे है तो हम उसको पर्वत नहीं कहेंगे। और ये 600 मीटर है कहाँ से, मेजरमेंट कहाँ से नापते हैं, समुद्र तल से, ठीक है ना। समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई होनी चाहिए वो 600 मीटर से अधिक होनी चाहिए। तो ठीक है, 27% भागों पर, पृथ्वी पर के 27% भागों पर, अर्थ के 27% भागों पर पर्वतों का विस्तार है। तो बहुत सिंपल से आप पढ़िए। और पर्वतों के प्रकार से हम पहली बात देखिए, छोटी होनी चाहिए। दूसरा, उसमें समुद्र तल से उसकी 600 मीटर से ऊंचाई अधिक होनी चाहिए। पृथ्वी के कितने % भाग पर पर्वत है, तो आप बेखौफ बताइए, 27% भाग पर पर्वत है। पर्वत बनते किसकी वजह से, पृथ्वी के अंतर्जात बलों की वजह से पर्वतों का निर्माण होता है। सेकंड श्रेणी के उच्चावच हैं ये भी। आप तो 4-5 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, वो हमने आपको बता दिए। अब पर्वतों के प्रकार, पहला पर्वत का प्रकार पढ़ते हैं, वलित या मोड़दार पर्वत। वलित या मोड़दार पर्वत किसको कहते हैं। देखिए, वलित पर्वत और मोड़दार पर्वत, वैसे तो पर्वतों की अगर हम आयु के अनुसार बात करें तो ओल्ड माउंटेन एंड न्यू माउंटेन। ओल्ड माउंटेन कहते हैं कि जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो आई थी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के जिसके कारण महाद्वीपीय विस्थापन थ्योरी बनी, प्लेटों में विवर्तन की शक्तियों के कारण पृथ्वी, ये जो प्लेट है 7 भागों में बटा, महाद्वीप बना। ये थ्योरी हम महाद्वीप में पढ़ाएंगे, और जब विस्तार से ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो उसमें पढ़ाएंगे। तो उस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से पहले जो पृथ्वी पर पर्वत थे हम उनको ओल्ड पर्वत कहते हैं। और उस सिद्धांत के बाद, यानी जब आपके महाद्वीप बने, टूटा, विखंडन हुआ, उसके बाद बने पर्वतों को नए पर्वत कहते हैं। तो हिमालय नए पर्वतों की श्रेणी में आती है। लेकिन उसके अलावा भी एक क्लासिफिकेशन है, वो समझिए। वलित या मोड़दार पर्वत, ये विश्व के सबसे ऊँचे, ध्यान से समझें, विश्व के सबसे ऊंचे तथा सबसे विस्तृत पर्वत हैं। ये सबसे विस्तार में पर्वत पाए जाते हैं। पृथ्वी की विवर्तन की शक्तियों टेक्टोनिक फोर्सेज, जैसे दबाव, संपीड़न, उभार आदि के कारण, यानी इस विवर्तनिक शक्ति कौन कौन सी होगी, प्रेशर हो गया, संपीड़न कंप्रेशन हो गया, उभार उठा हुआ भाग हो गया, आदि के कारण चट्टानों के स्तर, चट्टान किस लिए कहा, चट्टान क्या है, पृथ्वी का ठोस भाग जो है वो चट्टान होती है। चट्टानों के स्तर में व्यापक मोड़ या वलन का विकास होने से ये पर्वत बनते हैं, ठीक है। 30 मिलियन वर्ष पूर्व बने हैं। ये पाकिस्तान उन्होंने लिख दिया है, यानी ये जो खोज हुई थी वो पाकिस्तान में हुई थी। तो 30 मिलियन वर्ष पहले पूर्व के ये बने हुए माने जाते हैं, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मूड़दार पर्वत के बारे में आपने पढ़ा। अब उदाहरण समझ लीजिए मूड़दार एंड वलित पर्वत के। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, उदाहरण पर विशेष क्वेश्चन पूछा जाता है। उदाहरण पर सबसे पहले हिमालय जो भारत का भाग है, नेपाल का भाग है, तिब्बत का भाग है, भारत हिमालय पर्वत वलित या मूड़दार पर्वत है। आल्प्स पर्वत यूरोप का पर्वत है। रॉकी पर्वत ब्रिटेन का, ब्रिटेन उत्तरी अमेरिका, ये ब्रिटेन मुझे कुछ सही सा नहीं लग रहे हैं इसके हवा, उत्तरी अमेरिका। एडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका का। पुराने पीर पंजाल में वलित पर्वत के उदाहरण में जो आप जाएंगे तो यूराल, अल्पेशियन, नॉनसान पर्वत, एडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी श्रृंखला है। ये सब किसके उदाहरण हैं? ये सब वलित पर्वत के उदाहरण हैं, मूड़दार पर्वत के उदाहरण हैं। किसके हैं ये? मूड़दार पर्वत के, मूड़दार या वलित पर्वत के, मूड़दार या वलित पर्वत के ये उदाहरण हैं। तो इस बात को ध्यान समझिए। भारत का एक पर्वत है अरावली पर्वत, विश्व के सबसे पुराने वलित पर्वतों में से एक है। ये विश्व के सबसे पुराने पर्वतों में गिना जाता है। कौन सा? भारत का अरावली पर्वत। इसकी सबसे ऊंची चोटी, अब इसी की पढ़ लीजिए, माउंट आबू। माउंट आबू कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान में कौन सी इसकी सबसे ऊंची चोटी है? गुरु शिखर। कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? गुरु शिखर, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1722 मीटर है। मतलब ये ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं है, लेकिन अरावली पर्वत का विस्तार भारत के कई राज्यों में है। तो अरावली पर्वत भारत के तो छोड़िए, विश्व के सबसे पुराने पर्वतों में है। भारत तो छोड़ ही दीजिए, विश्व के सबसे पुराने पर्वतों में इसका शुमार है। अरावली पर्वत विश्व के सबसे पुराने पर्वतों में माना जाता है। एडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। तो इन कुछ क्वेश्चनों को आप समझिए। और एक ही माउंट आबू के निकट जो गुरु शिखर है, वो जो है इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। किसकी? अरावली पर्वत की। ठीक है, चलिए अब दूसरा प्रकार जो आता है इसका, दूसरा प्रकार आता है ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत, और देखिए ब्लॉक पर्वत क्यों है ये ब्लॉक पर्वत इसको कहते क्यों हैं? क्योंकि ये दोनों ओर से ब्लॉक कर दिया जाता है। ठीक है ना, आप पढ़ते हैं व्हाट्सएप पे, आपने तंग किया तो ब्लॉक कर देंगे। वही कुछ हद तक है। देखिए धरातलीय भागों में दरार या अंश पड़ने पर धरातल का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है तो कुछ नीचे धस जाता है। तो ऊंचे उठे भाग को ब्लॉक पर्वत कहते हैं और बीच के धसे हुए भाग को रिफ्ट घाटी कहते हैं। ठीक है, देखिए जो मान के चलिए धरातलीय भाग में दरार पड़ी, ये धरातलीय भाग है, मैं ऐसे ले लेता हूँ, और इसमें दरार पड़ी और कुछ भाग ऊपर उठ गया अचानक से। ठीक है, ऐसे, और इसका कुछ भाग यहाँ नीचे आ गया, फिर उसका कुछ भाग ऊपर, तो ये रिफ्ट वैली बन जाएगी। जो नीचे दबा भाग वो तो बन जाएगी रिफ्ट वैली, और जो ऊंचा उठा भाग वो बन जाएगा ब्लॉक पर्वत। क्लियर है ना? तो ब्लॉक पर्वत, अब ब्लॉक पर्वत का क्या है ये समझिए। ब्लॉक पर्वत मोस्टली नुकीले नहीं पाए जाते, ब्लॉक पर्वत नुकीले नहीं पाए जाते हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। उदाहरण के लिए ब्लॉक पर्वत का देखिए, वासजेज पर्वत है फ्रांस का, ये जो है ब्लॉक पर्वत है। और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है जर्मनी का, ये भी ब्लॉक पर्वत है। और विंध्याचल व सतपुड़ा पर्वत हैं किसके? भारत के। ये कुछ उदाहरण हैं जो ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं। रिफ्ट घाटी जो भाग दब जाता है हम उसको रिफ्ट घाटी कहते हैं। तो समझिए वॉसजेस पर्वत जो फ्रांस का है। इसके बाद अगला देखिए ज्वालामुखी पर्वत। अब भाई ज्वालामुखी पर्वत का मतलब है कि ज्वालामुखी से जो पर्वत निर्माण हो जाता है, जो पर्वत ज्वालामुखी के कारण बन जाते हैं, हम उनको ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। क्रेटर बना दिया, क्रेटर से वो जो है लावा फैल के वो इतना जमा होता चला गया कि उसने किसका रूप ले लिया? पर्वत का रूप ले लिया। तो चलिए पढ़ते हैं क्या है इसका निर्माण। ज्वालामुखी के उद्गार से निकले मिट्टी, लावा आदि पदार्थों के जमाव से होता है। तो पहली बात तो ये कि ये जीवाश्मीय पर्वत होते हैं, जीवाश्मीय पर्वत, मिट्टी और लावा। अच्छा, जीवाश्मीय नहीं होते, ठीक है, इनमें जीवाश्म क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि मिट्टी और लावा जो नीचे से आती है उसके कारण ये बनते हैं। इनकी ऊंची, इसकी आकृति शंकुनुमा कॉनिकल शेप में बन जाते हैं। कॉनिकल शेप ऐसी होती है ना, ये समझिए। क्रेटर ऐसे ऐसे निकलता रहता है लावा, और ये जमा होता रहता है, तो ये कोना बन जाता है, और फिर ऐसे ऐसे ढरकता रहता है, ऐसे फैलता रहता है। तो ये धरातल पे फैलता रहता है, यहाँ से निकलने वाले स्थान पर से साइड में ये निकल के ऐसे फैलता रहता है। तो ये कॉनिकल शेप बनती है। कैसी शेप बनती है? कॉनिकल। जिसके सबसे ऊपरी भाग को टीप नुमा गड्ढा होता है जो क्रेटर कहलाता है। ऊपरी भाग यहाँ जो बनेगा, देखिए मैं आपको ऐसे बना देता हूँ, ठीक है,
ये क्या बन गया, देखो ये जो भाग है ये कीप नुमा भाग ऐसे, क्योंकि इससे क्या है लावा निकल रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, क्रेटर कहलाता है। ये ज्वालामुखी के मुख को भी क्रेटर कहते हैं। तो पर्वत जो ज्वालामुखी पर्वत है तो उसका मुख भी तो क्रेटर कहलाएगा, उसका मुख भी तो क्रेटर कहलाएगा। तो वही है, उदाहरण देखिए, जहाँ जहाँ ज्वालामुखी आएंगे वहाँ वहाँ ज्वालामुखी पर्वत बनेंगे। तो सबसे ज़्यादा पीड़ित देश कौन है, जापान, जहाँ ज्वालामुखी आते ही रहते हैं। तो माउंट फ्यूजियामा जापान का ज्वालामुखी पर्वत है। वेसुवियस पर्वत इटली का है। चिम्बरोंजी एवं कोटोपेक्सी एडीज दक्षिणी तल का अमेरिका का है। एकांक गुआ, इसको अकांक गुआ ना लिख के हम क्या लिखते हैं, एकांक गुआ भी कहीं कहीं इसका नाम आ जाता है। अकांक गुआ शायद मिसप्रिंट हो गया होगा। एकांक गुआ चिली का। मोनोलोवा पर्वत हवाई द्वीप का। और पोपा पर्वत म्यांमार का है। और देखिए इस पोपा पर्वत की एक खास बात यह है कि अब पोपा पर्वत जागृत ज्वालामुखी का नहीं है, मृत ज्वालामुखी का है। और मृत ज्वालामुखी का है तो इस पर क्या है, म्यांमार की राजधानी नाईपीता बन गई है। इस पोपा पर्वत पर ही म्यांमार की जो राजधानी है वो बस गई है, नाईपीता। ठीक है ना। तो आप इन चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे। तो जहाँ ज्वालामुखी पर्वत बनेंगे जहाँ जहाँ ज्वालामुखी होंगे वहाँ ज्वालामुखी पर्वत बनेंगे। इसके बाद लास्ट कैटेगरी आती है अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत को हम अंग्रेजी में रेसिडुअल कहते हैं। क्या कहते हैं, रेसिडुअल माउंटेन। ठीक है, रेसिडुअल माउंटेन हम इसको इंग्लिश में कहते हैं। रेसिडुअल माउंटेन, रेसिडुअल का मतलब दोबारा जो है जमा हो जाना। क्या है रेसिडुअल का मतलब, दोबारा से बन जाना। जब किसी प्रक्रम, नदी, तुषार, वायु आदि कारकों द्वारा अपर्दन या अनाच्छादन के कारण पर्वत का, ये फ्रांस कहीं से आ गया, पर्वत का अपर्दन हो जाता है तथा पर्वत अपना प्रारंभिक रूप खो देता है, तो उन्हें अवशिष्ट पर्वत रेसिडुअल माउंटेन्स कहते हैं। मतलब आप देखिए, कुछ भी हो, पर्वत का अपर्दन हो गया है, अपर्दन होकर उसने जो मूल स्वरूप था उसका वो खो दिया, दोबारा से वो पर्वत जो है निर्मित हो गया। समझ रहे हैं ना, दोबारा से वो पर्वत निर्मित हो गया। तो इस तरह का जो पर्वत कहलाता है वो रेसिडुअल कहलाता है। मान चलिए हिमालय पर्वत है, ये पर्वत श्रृंखला है। हिमालय पर्वत श्रृंखला से यहाँ से छटाव हुआ, कटन हुआ, अपर्दन हुआ, अनाच्छादन हुआ और नीचे कोई पर्वत का निर्माण हो गया जो 600 मीटर की ऊंचाई ले लेता है। पर्वत की डेफिनेशन पढ़ी ना, 600 मीटर की ऊंचाई से अधिक हो, तो ऐसे उसको हम क्या कहते हैं, रेसिडुअल कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, रेसिडुअल माउंटेन कहते हैं। ठीक है ना। और देखिए इसकी एमसीक्यू सीरीज के लिए आप CISF बेंच में चले जाइए। CISF बेंच हमारा जो एमसीक्यू है, वहाँ एमसीक्यू पैटर्न पर ही हम ज्योग्राफी या जो भी सब्जेक्ट है एमसीक्यू पैटर्न पढ़ा रहे हैं, सिर्फ मैथ को छोड़कर। तो आप वहाँ से एमसीक्यू सीरीज भी आप हमारी ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को? तो उदाहरण जो है इसका, उदाहरण समझिए। इसका उदाहरण है विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा, नीलगिरी। ये पर्वत और टीहर्ष, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, ये भारत के हैं। ठीक है, ये आपको कितने हो गए, भारत के क्या हो गए, अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण है। ठीक है। इसके बाद हाईलैंड्स का हॉर्ज पर्वत स्कॉटलैंड में, कैटस्किल न्यूयॉर्क का, सियरा स्पेन का और अपलेशियन अमेरिका के, ये सब के सब रेसिडुअल के उदाहरण है। किसके उदाहरण है, रेसिडुअल के एग्जाम्पल है। ठीक है। तो इस चीज़ को समझिए आप, उदाहरण को आप विशेष समझिए कि किस पर्वत की श्रृंखला में वो आता है। ठीक है ना, किस पर्वत की श्रृंखला। अरावली अब देखिए मूड़दार में भी आया था, वलित पर्वत में भी आया था और यहाँ भी आ रहा है। तो मतलब अवशिष्ट पर्वत मूड़दार और वलित पर्वत का भी भाग हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अवशिष्ट पर्वत तो कहीं भी बन सकता है ना। अवशिष्ट का मतलब क्या है, रेसिडुअल। अब अरावली का पूरा अरावली तो नहीं बना, जो पुरान सबसे प्राचीन है तो कारकों के द्वारा शायद हो सकता है नहीं बना, लेकिन इसके कुछ पार्ट दोबारा से रेसिडुअल हो रहे हैं, दोबारा से बन रहे हैं। तो उस तरह के हम भाग को क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि ये रेसिडुअल पर्वत बन रहा है, अवशिष्ट पर्वत बन रहा है। जैसे मलवा लाला के मैदान बन गए, नदी कंकड़ पत्थर लाती है, खादर बांगर, इस तरह की चीज़ें पड़ी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। पर्वत आपने पढ़ लिए, पर्वतों को आप जान लीजिए कहाँ से कहाँ हैं। और मैं हमेशा से कहता हूँ
कि बेटा थिंक प्रोसेस जनरेट करनी होगी। कोई भी एग्जाम है, कोई भी एग्जाम में अगर आप क्रॉस करना चाहते हैं तो आपको थिंक प्रोसेस जनरेट करनी होगी, ठीक है ना। क्या करना होगा? थिंक प्रोसेस जनरेट करनी होगी, ना कि आपको रटना है, ठीक है। चलिए, ज्वालामुखी वोल्केनो कहते हैं ज्वालामुखी को इंग्लिश में। ज्वालामुखी हो क्या, डेफिनेशन पढ़ लीजिए। भूपटल पर वह प्राकृतिक छिद्र अथवा दरार है जिससे होकर पृथ्वी का पिघला पदार्थ, लावा, राख, जलवाष्प, ठोस पदार्थ, अन्य गैसें बाहर निकलती हैं। इसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व, सेफ्टी वाल्व भी कहते हैं, सेफ्टी वाल्व भी कहते हैं। ज्वालामुखी में जलवाष्प 80 से 90% होती है, के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन गैस होती है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि ज्वालामुखी में जलवाष्प की मात्रा कितनी है, तो 80 से 90%। इसके अतिरिक्त कौन कौन सी गैस पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2, हाइड्रोजन H2, नाइट्रोजन N2, ये जो गैस है मुख्यतः पाई जाती हैं, ठीक है ना। CO2, H2 और N2 गैस उसमें से निकलती है, नीचे से वो आती है। ज्वालामुखी तरल पदार्थ को भूसतह के नीचे मैग्मा, अब देखिए भू सतह के नीचे उसको मैग्मा कहा जाता है, ऊपर आ जाता है तो उसको लावा कहा जाता है। यहाँ समझिए, ये मान के चलिए ये अर्थ सरफेस है। क्या है? अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस है, ये अर्थ सरफेस है। अब अर्थ सरफेस में अगर वो जो तरल पदार्थ है, लिक्विड फॉर्म जो है वो अगर इसके नीचे है तो ये कहलाएगी क्या? मैग्मा। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। पृथ्वी के नीचे तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं, तथा इसके बाद उसको लावा कहते हैं। अगर ये तरल पदार्थ ऊपर आकर फैल रहा है, ऊपर आके निकल रहा है, ठीक है, यहाँ से क्रेटर में से निकला और ये ऐसे ऐसे निकल के ऊपर ऊपर फैल गया, तो हम इसको क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। क्या कहते हैं? लावा। ज्वालामुखी से निकलने वाले ठोस चट्टानी टुकड़ों को, अब देखिए पूरा हर कोई चीज़ लिक्विड फॉर्म में नहीं हो सकती, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि उसमें से ठोस भी निकले। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इस चीज़ को भी समझिए, स्पेशल इसको ध्यान दीजिए। ज्वालामुखी से निकलने वाले, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि उसको क्या कहते हैं? पायरोक्लास्ट कहते हैं। ज्वालामुखी उद्गार में जितने भी चट्टानी पार्ट या ठोस पार्ट, ठीक है ना, वाले ठोस चट्टानी टुकड़े, यानी ठोस पार्ट ऐसे भी आएगा, ठोस भाग, जो ठोस भाग के टुकड़े मिलते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पायरोक्लास्ट कहते हैं। ये आप समझिए, पायरोक्लास्ट कहते हैं। देखिए कई तरीके से क्वेश्चन यहाँ बन चुका है। प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसको कहते हैं? तो ज्वालामुखी को कहते हैं। ज्वालामुखी में जलवाष्प कितनी होती है? 80 से 90% होती है। ज्वालामुखी में मुख्य गैसें कौन कौन सी होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन होती है। भू सतह से नीचे तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है? मैग्मा कहा जाता है। भू सतह के ऊपर पदार्थ को, तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है? लावा कहा जाता है। ज्वालामुखी से निकलने वाले ठोस पार्टों को, ठोस पार्टिकल को, ठोस चट्टानी टुकड़ों को क्या कहा जाता है? पायरोक्लास्ट कहा जाता है। तो कितने क्वेश्चन यहाँ से बन गए। विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं विनाशात्मक डिस्ट्रक्टिव प्लेट किनारों पर घटित होती हैं। यानी ये जितनी भी घटनाएं होती हैं ये प्लेटों के किनारों पर होती हैं। डिस्ट्रक्टिव प्लेट हैं, उनके किनारों पर घटित होती हैं। नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ध्यान से समझिए कि जो नवीन वलितदार मोड़दार पर्वत बने हैं वो सबसे ज़्यादा वो हैं, अच्छे हैं, मुफीद हैं ज्वालामुखी के लिए, ठीक है ना। वो सबसे ज़्यादा बेहतर हैं ज्वालामुखी के लिए। वहाँ जो है उनको वो एटमॉस्फेयर मिल जाता है तो ज्वालामुखी उद्गार हो जाते हैं। और एक सर्वे के अनुसार आपको बता दें, सर्वे सही है या गलत है ये मैं नहीं कह सकता अभी, क्योंकि ये तथ्यों की जांच नहीं की है। एक सर्वे के अनुसार ये बताया जाता है कि पृथ्वी पर हर रोज़ 18 लाख, कितने? 18 लाख ज्वालामुखी आते हैं। वो अलग बात है कि उसमें से 90 से 95% से भी ज़्यादा ज्वालामुखी जो है वो सागर में आते हैं और 4% से लेकर 8% तक ज्वालामुखी जो है पर्वतीय क्षेत्रों में आते हैं। तो वहाँ पता नहीं चलती। 1% ही मानव को ज्वालामुखी, 1% से भी कम, 0.00 कुछ % ही धरातलीय भागों में जहाँ मानव रह रहा है वहाँ आते हैं। तो ये जो है कहाँ है सबसे ज़्यादा? अच्छा, ये कह दिया जाए कि विश्व में सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? तो नवीन पर्वतीय मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में सर्वाधिक एक्टिव ज्वालामुखी पाए जाते हैं। समझ आ रहा है
कैसे लिखना है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा ये भी समझ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें पढ़ते हैं। ज्वालामुखी की सक्रियता के आधार पर हम इसको कुछ क्लासिफिकेशन देंगे। ज्वालामुखी की सक्रियता कैसे, सबसे पहले सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में हम पढ़ेंगे। एक्टिव वॉल्केनो, ठीक है, एक्टिव वॉल्केनो, नाम से ही समझ आ रहा होगा कि भैया एक्टिव है। सक्रिय ज्वालामुखी, ऐसे ज्वालामुखी जिनके मुख से सदैव धूल, धुआं, वाष्प, गैस, राख, लावा आदि पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं, उनको हम कहते हैं एक्टिव। हम हमेशा, आप रात को 12 बजे भी आवाज़ दो, आवाज़ दो हमको, हम खो गए, रात को 12 बजे भी आवाज़ दो, कहेगा हाँ मैं जाग रहा हूँ, वही है सक्रिय ज्वालामुखी। तो जैसे सिसिली द्वीप का माउंट एटना जो है इसका उदाहरण है, सिसिली द्वीप का। लेपारी द्वीप का स्ट्राम्बोली, इक्वेडर का कोटोपैक्सी, अंटार्कटिका का माउंट एरेबस और अंडमान निकोबार का बैरन। ये देखिए भारत का क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिया जाता है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो बैरन द्वीप है, ठीक है। हवाई द्वीप का मोनोलोबा और अर्जेंटीना का ओजस डेल सलाडो, ओजस डेल सलाडो, ये विश्व के कुछ सक्रिय ज्वालामुखी हैं। सबको नहीं लिखा है, ध्यान से दोबारा से समझ लीजिए। सिसिली द्वीप का माउंट एटना, लेपारी द्वीप का स्ट्रोम्बोली, स्ट्रोम्बोली तो प्रकाश स्तंभ भी कहलाता है, ठीक है। इक्वाडोर का कोटोपैक्सी, अंटार्कटिका का माउंट एरेबस, अंडमान निकोबार, मोस्ट IMP, SSC GD के लिए मोस्ट IMP, ठीक है ना, मोस्ट IMP, अंडमान निकोबार का बैरन द्वीप, हवाई द्वीप का मोनोलोबा, अर्जेंटीना का ओजस डेल सलाडो, इसके कुछ उदाहरण हैं सक्रिय ज्वालामुखी के। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और लिए लेते हैं, ठीक है ना। चलो बढ़ते चलो, राह ही बढ़ता चल। अब देखिए ज्वालामुखियों का वितरण प्लेट विवर्तनिकी के आधार पर। अच्छा, इसमें दो तरह एक्टिव के लिख दिया, दो और भी हैं, दो और तरह के ज्वालामुखी, सुषुप्त और मृत। सुषुप्त ज्वालामुखी देख लेते हैं, कहीं लिख रहा हो कभी है। चलिए थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। अच्छा नहीं लिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम बता देते हैं, ठीक है। सक्रियता पद में सक्रिय ज्वालामुखी के बाद हम आपको कुछ और चीज़ें लिखवा देते हैं, बता देते हैं। चलिए सक्रिय ज्वालामुखी आपने पढ़ लिया। सक्रिय ज्वालामुखी के बाद आप एक चीज़ और पढ़ेंगे, कुछ चीज़ें और पढ़ लीजिए ज्वालामुखी में, मैं बता देता हूँ कहाँ से कैसे। तो दूसरा जो ज्वालामुखी होता है वो होता है सुषुप्त ज्वालामुखी। कौन सा होता है? सुषुप्त ज्वालामुखी। एक सेकंड जरा कुछ काम कर लेते हैं। चलिए सुषुप्त ज्वालामुखी को आप पढ़ेंगे। सुषुप्त ज्वालामुखी वो क्या होता है कि भैया अब तो उसमें विस्फोट हो गए बंद, लेकिन कभी भी उसमें विस्फोट शुरू हो सकता है, ठीक है ना, कभी भी उसमें विस्फोट शुरू हो सकता है, हम उसको कहते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी। तो समझिए सुषुप्त ज्वालामुखी किसको कहेंगे। अरे कहाँ चले गए आप, ये ज्वालामुखी हो गए हमसे। तो देख लेते हैं ना कौन कौन है, कौन कौन कराना ज़रूरी है वो भी तो समझ लेते हैं। चलिए हाँ, सुषुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी उसको कहते हैं, डोरमेंट ज्वालामुखी भी कहते हैं। मैं दो नाम और लिख देता हूँ, पहला तो ये था ही, दूसरा सुषुप्त या प्रसुप्त भी कह देते हैं। इनका क्या है, डोरमेंट इसको कह देते हैं, डोरमेंट वोल्केनो, ठीक है, डोरमेंट वोल्केनो इसको कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है वो समझ लीजिए कि भाई इसमें पास्ट में तो कभी विस्फोट हुआ है और फ्यूचर में भी विस्फोट की संभावना है। पास्ट में विस्फोट हुआ है और फ्यूचर में भी विस्फोट की संभावना है। तो इस तरह के ज्वालामुखी को हम क्या कहते हैं, इस तरह के ज्वालामुखी को हम कहते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। उदाहरण लिखिए, इटली का वेसुवियस, कहाँ लिख देता हूँ, है कोई, चलिए यहीं लिख देते हैं, लिख लीजिए आप, ऐसे लिख लीजिए, इटली का वेसुवियस, जापान का फ्यूजियामा, देखिए सक्रिय भी है, और आपका वो पीछे जो ज्वालामुखी पर्वत था तो वो पर्वत बन गया है, जापान पर्वत में पढ़ा था ना। जापान का फ्यूजियामा है, इंडोनेशिया का क्राकाटावा, ठीक है, अंडमान का नारकोडम द्वीप। ये कुछ प्रसुप्त ज्वालामुखी हैं जो विश्व प्रसिद्ध हैं। अतीत में विस्फोट हुआ है, फ्यूचर में कोई विस्फोट की संभावना बनती है,
और इसी वजह से हम जो है उसको कहते हैं प्रसुप्त, यानी सोया हुआ है, कभी भी जग सकता है। ठीक है, अतीत में भी विस्फोट हुआ है, लेकिन हाल फिलहाल के अतीत में नहीं हुआ है, थोड़ा सा पीछे जाके वो हुआ है। तो नाम लिख लीजिए, इटली का वेसुवियस, जापान का शिजुयामा, इंडोनेशिया का क्राकोटाओ और अंडमान निकोबार का नारकोडम द्वीप। इसके बाद जो तीसरा बनता है वो बनता है मृत या शांत ज्वालामुखी। मृत या शांत ज्वालामुखी, कौन सा? मृत या शांत ज्वालामुखी। ठीक है, देखिए भाई स्लाइड ऐसे ही तैयार है तो ऐसे ही लिख देते हैं, मृत या शांत। डेड, एक्सट्रिक्ट, ऐसे नामों से भी आता है, डेड। तो इसका क्या होता है कि मृत है, पुनः उद्गार की कोई संभावना इसमें नहीं है, पुनः उद्गार की इसमें कोई संभावना नहीं है, न फ्यूचर में कभी भी किसी भी प्रकार से इसमें कोई संभावना होती। खूब रेजर लगा लगा के, और कहाँ से पता चलता है? भूकंपीय तरंगों से पता चलता है कि यहाँ ज्वालामुखी आ सकता है या नहीं आ सकता। तो देखिए ईरान का कोहे सुल्तान और देवबंद जो है मृत एवं मृत प्राय शांत ज्वालामुखी माना जाता है। दूसरा म्यांमार का पोपा, मैंने पहले बताया था ना, म्यांमार का पोपा जिस पर राजधानी बना दी है। और तंजानिया का किलिमंजारो है, इक्वाडोर का चिम्बरें जो है, एंडीज का एकांक गुआ, जो एकांक गुआ लिखा हुआ था मैंने वो भी बताया था। ठीक है, धिनोधार हिल्स हैं गुजरात में, और धोसी हिल्स हैं राजस्थान में। नाम हिल्स और हैं क्या? ज्वालामुखी। तो आप ये भी समझ लीजिए। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में एक भी सक्रिय ज्वालामुखी अब नहीं पाया जाता है। चलिए आगे कुछ पढ़ लेते हैं। तो ये तीनों तरह के आपने पढ़ लिए। अब आप ये समझिए, सक्रियता के क्रम पर बांट रहे हैं हम इसको। और देखिए सक्रियता के क्रम पर जो ज्वालामुखी का वितरण है वो 3 प्रकार से है। मैं आपको लिख देता हूँ। नंबर 1, पैसिफिक बेल्ट। पैसिफिक बेल्ट, पैसिफिक बेल्ट प्रशांत महासागरीय क्षेत्र। दूसरा इसमें मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, मिड कॉन्टिनेंटल, देखो स्पेलिंग ऐसी है ही, अपने आप समझ लेना। महाद्वीपीय क्षेत्र, मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र, मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र। और तीसरा है मिड अटलांटिक बेल्ट, मिड अटलांटिक बेल्ट। ये 3 बेल्टों में आपने पूरे विश्व को बांटा है। देखिए प्लेट विवर्तन के आधार पर 80% ज्वालामुखी विनाशात्मक प्लेटों के किनारे पर तथा 15% रचनात्मक प्लेटों के किनारे पर तथा शेष प्लेटों के आंतरिक भागों में पाए जाते हैं। सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका एवं एशिया महाद्वीप के तटों पर स्थित है, मतलब पैसिफिक बेल्ट में। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। विश्व के ज्वालामुखियों का वितरण को निम्नलिखित रूप में बांटा जा सकता है। कौन कौन से में? पैसिफिक बेल्ट में, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट और मिड अटलांटिक बेल्ट। देखिए पैसिफिक बेल्ट प्रशांत महासागरीय क्षेत्र 63% जो है ज्वालामुखी यहाँ आते हैं। कितने? 63% जो है ज्वालामुखी यहाँ आते हैं। 21% ज्वालामुखी यहाँ आते हैं। कहाँ? मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र में। पैसिफिक प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में जो है 63%, मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र में 21% और बाकी बचे कितने? वो सब इसमें आते हैं, 16 से 16% के आसपास मिड अटलांटिक बेल्ट में आते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से पूरा विश्व को इन्होंने बांटा है, 3 जोनों में बांटा है। तो देखिए 63% जो ज्वालामुखी आते हैं वो जापान, इंडोनेशिया, ये इसके क्षेत्र हैं। ठीक है ना, जापान इसमें आता है, जापान इंडोनेशिया है, जापान इंडोनेशिया पैसिफिक बेल्ट में आता है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा वो भूकंपात, वो क्या कहते हैं, ज्वालामुखी आते हैं। इसके बाद मिड कॉन्टिनेंटल क्षेत्र आप समझते हैं, मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र, जो मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र हैं, महाद्वीपों के जो क्षेत्र हैं उसमें जो 21% वो आते हैं। मिड अटलांटिक बेल्ट आप समझते हैं, अटलांटिक महासागर के आसपास का जो क्षेत्र है उसमें आपके 16% ज्वालामुखी फटते हैं, ज्वालामुखी आते हैं। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं, कुछ चीज़ें और पढ़ लेते हैं। अब देखिए भूकंप, तो ज्वालामुखी को आपने पढ़ लिया। ऑस्ट्रेलिया में एक भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, ये भी आपने पढ़ लिया। ठीक है, और 2015 16 जून 2015 को इंडोनेशिया में एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, और जिसे वो जो विस्फोट हुआ वो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, और वो कहाँ हुआ? माउंट सिनाबंग में हुआ, सुमित्रा आइसलैंड पे हुआ। ठीक है ना, 2015 का भी आप पढ़ते चलिए, क्या दिक्कत है, 2015 में पढ़ लीजिए। तो आप इस तरह से पढ़ लीजिए। भूकंप पे आ जाओ। भूकंप
को कहते हैं अर्थक्वेक, जब पृथ्वी कांपने लगे। भूपटल की कंपन भूक अथवा लहर है जो धरातल के नीचे अथवा ऊपर है। देखिए ये धरातल के नीचे भी आएगी, धरातल के ऊपर भी आएगी। भूकंप आप पढ़ रहे हैं, टाइम देख लेते हैं, अभी तो टाइम बहुत है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो भूपटल की कंपन को भूक अथवा लहर कहते हैं, जो धरातल के नीचे भी हो सकती है, धरातल के ऊपर भी होती है। चट्टानों की लचीलीपन या गुरुत्वाकर्षण की समस्थिति में क्षणिक अव्यवस्था होने पर ये उत्पन्न रिक होती है, ठीक है, उत्पन्न होती है। ये समझिए कि जब गुरुत्वाकर्षण के कारण जो समस्थिति में क्षणिक बदलाव आता है प्लेटों में, चट्टानों के जो लचीलेपन के कारण जो बदलाव आता है उसमें जो अव्यवस्था होती है, तब पृथ्वी कांपने लगती है। किससे? प्लेटें जो है हिलने डुलने लगती हैं, क्योंकि पृथ्वी हमारी क्या है, संकेंद्रीय प्लेटों से बनी हुई है, संकेंद्रीय प्लेटों से बनी हुई है, संकेंद्रीय प्लेटों से बनी है। तो जो है वो जो है उसका कारण भूकंप आ जाता है। भूकंप के कई कारण हो सकते हैं। नंबर 1 ज्वालामुखी क्रिया। नंबर 1 ज्वालामुखी। देखिए भूकंप का पहला कारण ज्वालामुखी क्रिया होगा। अगर ज्वालामुखी आ रहा है और ज्वालामुखी का उद्गार होने के लिए वो जोर लगा रहा है और उसको रास्ता नहीं मिल रहा है, तो वो क्या करेगा, वो प्लेटों को खिसका देगा, और जब वो प्लेटों को खिसका के बाहर निकलेगा तो भूकंप ला देगा, ठीक है। प्लेटों की गतिशीलता, प्लेट जो है हमारी गतिशील है। अभी हमने बताया ना कि भारतीय प्लेट जो है यूरोपीय प्लेट के नीचे धंस गई तो हिमालय पर्वत बना, तो हिमालय पर्वत बना, तो प्लेटों की गतिशीलता के कारण भी भूकंप आता है। भू संतुलन से संबंधित समायोजन। भू संतुलन, भूमि जो है, जो प्लेटें हैं वो अपने को समायोजित करती हैं संतुलन बनाने की दृष्टि से। जब आप संतुलन बिगाड़ देते हैं तो वो संतुलन बनाने की कोशिश करती है और भूकंप आ जाता है। वलन या अनशन, दरार पड़ जाए, भाग खुल जाए, नीचे को दब जाए, तो उसके कारण भी भूकंप आता है, क्योंकि वलन अगर पड़ रहा है तो वो भी तो एक भूकंप का कारण है। चलिए कुछ और कारण पढ़ लेते हैं भूकंप आने के। भूकंप आने के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। भूपटल का संकुचित होना। भूपटल अगर सिकुड़ जाए, संकुचित हो जाए किसी वजह से, तो वहाँ भी भूकंप आ जाता है। जलीय भार बढ़ जाना। जलीय भार बढ़ जाना। अब देखिए अभी हम जो आपसे डिस्कस कर रहे थे कि सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी जो है महासागरीय भागों में आते हैं, तो सबसे ज़्यादा भूकंप भी वहीं आते हैं कि भूकंप और ज्वालामुखी एक दूसरे से रिलेट होते हैं। भूकंप जहाँ ज़्यादा होंगे वहाँ ज्वालामुखी भी ज़्यादा होंगे, जहाँ ज्वालामुखी ज़्यादा होंगे वहाँ भूकंप भी ज़्यादा आएंगे। तो जो जलीय भार है वो जल से की वजह से जो भार बढ़ जाता है पृथ्वी पर, उसको संतुलित करने के लिए भी क्या आता है, भूकंप आ जाता है। और ये ऑप्शन को आप लगा देते हैं कि भाई जल के भार से कोई मतलब नहीं होता है, तो आप इसको कर देते हैं टिक और यही हो जाता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, पूर्णन लिख रखा है, घूर्णन। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन की वजह से भी भूकंप आता है। देखो पृथ्वी जो है 27 किलोमीटर प्रति मिनट की रफ्तार से घूम रही है अपने अक्ष पर, ऐसे 1620 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घूम रही है। तो जब वो घूम रही है तो घूमते घूमते अब लिक्विड फॉर्म है, देखिए ध्यान से समझिए, जब वो घूम रही है ऐसे लिक्विड फॉर्म है, लिक्विड ऐसे घूम रहा है। अब लिक्विड ऐसे घूम रहा है तो उसमें गैस उत्पन्न हो रही है। गैस उत्पन्न हो रही है तो गैस कहीं भी समायोजित होने के लिए क्या कर रही है, जगह ढूंढ रही है, और वो जगह उनको मिलती नहीं है। तो वो क्या करती हैं, प्लेटों को इधर उधर खिसका के बाहर निकलने की कोशिश करती हैं। तो जब वो बाहर नहीं निकल पाती, निकल जाएंगी तो ज्वालामुखी पर्वत हो जाएगा। बाहर नहीं निकल पाती, वो अंदर ही हलचल मचाती रहती हैं, हंगामा कर देती हैं, तो भूकंप आ जाता है, ठीक है। विज्ञान, अब चलिए आगे। विज्ञान की वह शाखा जिसमें भूकंपीय तरंगों सिस्मो वेव्स का अध्ययन किया जाता है, भूकंप विज्ञान सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडान गैसों की इन मात्राओं में वृद्धि हो जाती है, गैसों की इन मात्राओं में वृद्धि हो जाती है। भूकंप आने से पहले रेडान गैस की जो है, रेडान गैस में जो है मात्रा उसकी बढ़ जाती है, ठीक है ना। भूकंपीय तरंगें सिस्मोलॉजी ये आपको बताती है। इसके बाद देखिए भूकंपीय तरंगें क्या है वो समझिए ज़रा, कुछ थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। भूकंपीय तरंग, भूकंप के दौरान पृथ्वी में कई प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं। जब भूकंप आता है तो पृथ्वी में कई प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं, अथवा अंदर होती हैं अथवा ऊपर है। इन तरंगों को भूकंपीय लहरें सिस्मिक वेव्स कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण चाकर्षण की भी कहते हैं, जिन्हें भूकंप मापी पर उत्पन्न रिकॉर्ड किया जाता है। भैया चाकर्षण आप समझ लेना। और भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 प्राथमिक तरंगें। प्राथमिक तरंगें क्या है, इन्हें पी वेव्स भी कहते हैं, समझिए। प्राइमरी, पी वेव्स का मतलब प्राइमरी वेव्स।
इनको हम प्राइमरी वेव्स भी कहते हैं। ये सबसे तीव्र गति वाली तरंग है। इनका औसत वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। एक तो इनकी गति वेव सवाल पूछ लिया जाता है, गति पी वेव्स की 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, इस गति से ये चल रही होती हैं। इनमें अणुओं का कंपन तरंगों की दिशाओं में आगे पीछे होता है, अतः ये अनुदैर्घ्य तरंग है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स भी कहलाती हैं। ये ठोस, द्रव, गैस तीनों में से पार हो जाती हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये जो पार्ट है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये ठोस, द्रव और गैस में से पार हो जाती हैं, किंतु इनका वेग में अधिकतम व गैस में न्यूनतम होता है। ठोस में इनका वेग, ठोस में, यहाँ से ऐसे लिख लीजिए, इनका वेग ठोस में अधिकतम और गैस में न्यूनतम होता है। तो समझ लीजिए प्राइमरी तरंगें जो आपको बताती हैं कि भैया ये देखिए तरंगें चलने लगी हैं तो भूकंप की संभावना, और भूकंप की संभावना से इनकार इन तरंगों की वजह से ही होता है। भूकंपों के तरंगों और भूकंपों के तरंगों की संरचना में जो इन्हीं की वजह से अप डाउन होता है, ये आप समझ लीजिए। चलिए द्वितीयक तरंगें, इन्हें एस वेव भी कहा जाता है। एस वेव का मतलब सेकेंडरी वेव्स। इनको क्या कहा जाता है? सेकेंडरी वेव्स भी कहा जाता है। केवल ये ठोस माध्यम से ही गुजर सकती हैं। भैया इसमें देखो, ये ना लिक्विड से गुजरती हैं, लिक्विड को कह दो नो, और गैस को भी कह दो नो। ये केवल किससे जाती हैं? सॉलिड को कहती हैं यस, सॉलिड को कहती हैं यस। तो अब इसको समझिए कि ये केवल ठोस माध्यम से गुजर सकती हैं, अतः ये बाह्य कोर उत्पत्ति से आगे नहीं बढ़ पाती है। इनका औसत वेग अनुप्रस्थ तरंगें 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। अब ये समझिए कि ये जो है आगे ही नहीं बढ़ पाएंगी, क्योंकि कोर में जब ये जहाँ से उत्पन्न हुई, अगर वहाँ से ठोस मिल गया तो ये बढ़ेगी, अगर गैस और द्रव मिल गया तो ये नहीं बढ़ेंगी। अगर ये गैस मिल गया और ये लिक्विड मिल गया तो ये नहीं बढ़ेंगी। ये अनुप्रस्थ तरंगें कहलाती हैं, ट्रांसवर्ज वेव्स भी कहलाती हैं। ये प्राथमिक तरंगों की अपेक्षा अधिक क्षतिकारक होती हैं। जहाँ ये चल रही होंगी वहाँ मान लीजिए कि ये प्राथमिक तरंग से ज़्यादा क्षतिकारक होंगी। अगर प्राइमरी वेव्स के साथ भूकंप आता है तो वहाँ ज़्यादा क्षति नहीं होगी, अगर सेकेंडरी वेव्स के साथ भूकंप आता है तो वहाँ ज़्यादा क्षति होगी, क्योंकि ये ठोस को नुकसान ज़्यादा पहुँचाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। देखिए एल तरंगें या आर तरंगें, तीसरे प्रकार के, इन्हें धरातलीय या लंबी तरंगें भी कहते हैं, लॉन्गिट्यूड वेव्स भी कहते हैं। इनकी खोज HD लव ने की थी। ये तरंगें मुख्यतः धरातल तक ही सीमित रहती हैं। देखिए इन तरंगों की खूबी ये है कि ये केवल धरातल पर चलती हैं, अंदर नहीं चलती हैं। ठीक है ना, समझ पा रहे हैं ना? ये तरंगें धरातल पर चलती हैं, धरातल के अंदर नहीं चलती हैं, ये समझ लीजिए। इनकी खोज पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भैया आर तरंगें जो हैं, एल तरंगें जो हैं, आर वेव्स एंड एल वेव्स, अपने ही नाम पर उन्होंने रख दिया है लव वेव्स, लव बर्ड्स, आप याद रखिए। HD लव जी ने इसकी खोज की थी। तो ये एल तरंगों का वेग सबसे कम होता है, 1.5 या 3 किलोमीटर पर सेकंड से ज़्यादा इनका वेग नहीं होगा। ये धरातल पर सबसे अंत में पहुंचती हैं, जिसका भ्रमण पथ उत्तल होता है। यह सर्वाधिक विनाशक तरंगें हैं। सबसे लास्ट में चलने वाली कालके की संरचना सुनिए ना, बाहुबली में कालके पीछे रहता है, बाघ चतुरंगनी सेना, जो भी उसकी सेना है वो चलती रहती है, और कालके कहाँ खुद पीछे रहता है। तो ये जो है ये अपनी सेनाओं को भेज देती है, प्राथमिक और द्वितीयक को, और खुद में पीछे में आती है। पहली की गति कितनी थी? 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। सेकेंडरी वेव्स की गति कितनी थी? 4 किलोमीटर प्रति सेकंड, और गति भी कम है, 1.5 किलोमीटर से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति हो सकती है। समझिए आप इसको। तो ये जो है एल तरंगे या आर तरंगे इनको कहते हैं। तो इस तरीके से ये तरंगों का प्रभाव जो है भूकंप के साथ चला रहता है। देखते हैं आगे कुछ है। चलिए भूकंप का वितरण समझ लेते हैं। और भूकंप का वितरण देखिए, प्रशांत महासागरीय पेटी, पैसिफिक बेल्ट, जिसको हमने पहले आपसे कहा था, 68% भूकंप प्रशांत महासागर के तटीय भागों में आते हैं।
इसलिए प्रशांत महासागर को अग्निवलय, रिंग ऑफ फायर कहते हैं। ज्वालामुखी भी यहीं आते हैं बेटा, ये भी समझ लीजिए। सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी 63% हमने बताए थे, 63% ज्वालामुखी भी यहीं आते हैं। यानी पैसिफिक बेल्ट को क्या कहा जाता है? रिंग ऑफ फायर। इसको आप समझिए, रिंग ऑफ फायर, आग का गोला, आग का वलय, आग का छल्ला। ठीक है, ये मान लीजिए जो प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्रों के आसपास रह रहे हैं लोग, वो अग्नि पर रह रहे हैं। जापान, इंडोनेशिया के लोग अग्नि पर रह रहे हैं। ठीक है, और दूसरा है मध्य विश्वपेटी, मिड वर्ल्ड बेल्ट है, मिड विश्वपेटी कर लीजिए, मिड अटलांटिक कॉन्टिनेंटल बेल्ट कह दीजिए। इस पेटी में विश्व के 21% भूकंप आते हैं, और यह पेटी मैक्सिको से शुरू होकर अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर, काकेशस से होती हुई हिंद हिमालय पर्वत तथा समीपवर्ती क्षेत्रों तक फैली हुई है। मतलब आप इसमें पूरे विश्व को ही नाप रहे हैं, बस इस प्रशांत महासागर को छोड़कर और अटलांटिक भाग को छोड़कर बाकी पूरा विश्व इसमें है, जिसमें 21% आपके भूकंप आते हैं। बची कि कौन सी? तीसरी बची मध्य अटलांटिक क्षेत्र। तो मध्य अटलांटिक क्षेत्र में 16% भूकंप आते हैं, तो वहाँ तो मानव भी ऐसे ही रह रहे हैं, तो वहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और इसका समझ लीजिए, पेटी मैक्सिको से शुरू होती है, इधर मैक्सिको से शुरू हो रही है, अमेरिका के जस्ट पास मैक्सिको है, मैक्सिको से शुरू होकर अटलांटिक महासागर तक गई है, जिसमें भूमध्य सागर, काकेशस से होती हुई हिमालय पर्वत और समीपवर्ती क्षेत्रों में सब में फैली हुई है। यानी हम खुद किस में आते हैं? इसी में आते हैं। 21% भूकंप हमारे यहाँ आ सकते हैं, इससे ज़्यादा हमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम होते 68% में तो हम टेंशन भी करते। देखिए ज़रा, अब देखिए, गैस का नाम, वायुमंडल की शुरुआत अब हम कर रहे हैं। इसके बाद वायुमंडल में कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पाई जाती है, कितना, ये वायुमंडल। नाइट्रोजन, अब वायुमंडल शुरू कर रहे हैं। भूकंप पढ़ लिए आपने, ज्वालामुखी पढ़ लिए, पर्वत आपने पढ़ लिए, अब वायुमंडल पे चलिए। नाइट्रोजन गैस 78% होती है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ऑक्सीजन, ये पता नहीं क्या लिख गया है, ऑक्सीजन 21%, 20.9 भी आ जाती है, ये ध्यान रखना। ऑर्गन 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में 0.3, नियॉन 0.018, हीलियम 0.005 और ओजोन गैस 0.0050 और 1। ठीक है, इस तरीके से हमारी गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं। तो सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस 78% नाइट्रोजन। अब देखिए वायुमंडल को पढ़िए। चलिए, वायुमंडल की संरचना में सबसे पहले जो होता है क्षोभ मंडल होता है, जिसको हम ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, इसका ध्यान रखिए, ये इंग्लिश में भी नाम सीधा पूछ लेता है, क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फीयर। यह वायुमंडल की सबसे नीचे वाली परत है, जिसकी ऊंचाई विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है। इस परत में ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता है और प्रत्येक 165 मीटर पर 1 डिग्री टेम्परेचर की कमी हो जाती है, जिसे सामान्य ताप ह्रास दर कहते हैं। ये देखिए, नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है? 165 मीटर प्रति डिग्री सेल्सियस, यानी 1 डिग्री सेल्सियस 165 मीटर पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस का आपको ह्रास मिल जाता है। उसको हम कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर। समझ पा रहे हैं? तो आप इस चीज़ को विशेष समझिए। आगे बढ़िए, क्षोभ मंडल समझ आ गया, 8 और 18 समझ आ गया। अगला पढ़िए। ठीक है, यह परत समताप मंडल, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर, इसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर। चलिए, स्ट्रेटोस्फीयर, यह परत 50 किलोमीटर तक विस्तृत है। इसके नीचे के भाग में 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, जिस कारण इसे बाह्य समताप मंडल कहते हैं। यानी इसके तापमान में परिवर्तन 20 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक कोई तापमान में परिवर्तन नहीं हो जाता, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? समताप मंडल कहते हैं। यानी समान ताप को लेने वाली, समान ताप जिस मंडल में है उसको हम कहते हैं समताप मंडल। सामान्यतः समताप मंडल में बादल नहीं पाए जाते हैं, परंतु कभी कभी जलवाष्प उपलब्ध होने से के कारण दुर्लभ बादल बनते हैं। कभी कभी जलवाष्प पहुंच जाती है, घूमते फिरते हैं ना, भटकते भटकते, ये कहाँ गए हम, यूं ही साथ चलते चलते। तो जब हम साथ चलते चलते समताप मंडल पहुंच जाते हैं और बादल बन जाते हैं, तो उसे मदर ऑफ पर्ल्स कहते हैं, मदर ऑफ पर्ल्स कहते हैं। इसके ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान में वृद्धि होती है, जिसका कारण वहाँ उपस्थित ओजोन गैस है, जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, और इसलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहते हैं। यानी 50 किलोमीटर के आसपास क्या है? ओजोन लेयर, ओजोन
लेयर ओजोन लेयर है, तो ओजोन लेयर से नीचे तो कुछ ताप में वृद्धि होती नहीं है, ये तो समताप है। लेकिन इससे ऊपर ओजोन लेयर से जो ऊपर है, ओजोन लेयर से जो ऊपर है वहाँ हम क्या है, वहाँ ताप वृद्धि आपको मिलती है। तो इसलिए ओजोन लेयर को हम क्या कहते हैं, सेफ्टी वॉल्व ऑफ अर्थ, सेफ्टी वॉल्व ऑफ अर्थ, सेफ्टी वॉल्व ऑफ अर्थ इसको हम कहते हैं। ये आप समझने वाली बात है। चलिए आगे बढ़िए। मध्यमंडल बहुत सिंपल सा है, मध्यमंडल में इतना कुछ है ही नहीं। मध्यमंडल मीसोस्फीयर, ठीक है, इन नामों को विशेष समझ लें क्योंकि इंग्लिश से इंग्लिश ही लिखता है और एसएससी तो जरूर लिखता है। समताप सीमा के ऊपर मध्यमंडल है जिसका विस्तार 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इस परत में ऊंचाई के साथ तापमान गिरने लगता है। 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर 100 डिग्री सेल्सियस रह जाता है, -100 डिग्री। मध्यमंडल की ऊपरी सीमा को मध्यमंडल सीमा कहते हैं, मीसोपोज कहते हैं। तो ऐसे तो सबकी सीमा को, ऊपरी सीमा को वो उसी का नाम कह देते हैं। मीसोपोज कहेंगे तो मध्यमंडल की सीमा होगी, स्ट्रेटोपोज कहेंगे तो वो समताप की हो गई हैं, समझ रहे हैं ना। ट्रोपोस्फीयर जोन पहले वाले को क्षोभमंडल को कहते हैं, तो ट्रेटोपोज कहेंगे तो वो जो है समताप उसकी क्षोभमंडल की सीमा हो गई। अब देखिए इसके बाद एक और मंडल पढ़ते हैं हम, आयन मंडल, आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है आयनोस्फीयर, क्योंकि यहाँ से आपकी बहुत चीज़ें चलती हैं। मध्यमंडल सीमा के ऊपर 80 से 640 किलोमीटर ऊंचाई तक आयन मंडल कहलाता है। यहाँ उपस्थित कण विद्युत आवेशित होते हैं जिन्हें आयन कहते हैं, यानी अपने आप में चार्ज हुए रहते हैं। इस परत का नाम इसीलिए आयन मंडल रखा गया है क्योंकि यहाँ आयन मिलते हैं। आयन किसको कहते हैं, चार्ज फॉर्म ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का चार्ज आवेशित रूप जो है वो क्या कहलाता है, आयन कहलाता है। आयन मंडल में 3 परतें होती हैं, DEF स्थित हैं, जो कि पृथ्वी से प्रेषित ट्रांसमिटेड रेडियो तरंगों को परावर्तित करके पृथ्वी पर वापस भेज देती है। समझिए इसलिए ज़रूरी है, जो रेडियो तरंगें जो आप फ़ोन पे हेलो बाबू सोना ये लगे रहते हैं ना, ये सब यहीं से आती है। इससे रेडियो प्रसारण ट्रांसमिशन में सहायता मिलती है। संचार उपग्रह इसी में स्थित होते हैं। जितने भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं, कम्युनिकेट सैटेलाइट होते हैं, वो सब इसी में स्थित होते हैं। रेडियो प्रसारण यहीं से होता है, टीवी के नेटवर्क यहीं से आते हैं, फ़ोन के नेटवर्क यहाँ से आते हैं। अगर आयन मंडल नहीं होता तो शायद कुछ और उपाय करना पड़ता, लेकिन अब इससे लौटकर वो आते हैं। तो समझ पा रहे होंगे आप क्या है इसका वो। चलिए आगे बढ़िए। बाह्यमंडल, एक्सोस्फीयर, ठीक है, एक्सोस्फीयर कहेंगे बाह्यमंडल। आयन मंडल के, अब आप समझिए इसको, एक्सोस्फीयर को, आयन मंडल के ऊपर वायुमंडल की सबसे बड़ी परत है। यह काफ़ी विरल होती है, यह काफ़ी विरल होती है। यह पृथ्वी की सतह से बहुत दूर है। यहाँ तापमान 5568 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक पहुँच जाता है, परंतु उष्णता का अनुभव नहीं होता। तापमान तो आपको 5568 डिग्री होगा, लेकिन गर्मी नहीं लगेगी क्योंकि यहाँ वायु काफ़ी विरल होती है। यहाँ हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों की प्रधानता होती है। इस मंडल में 1000 किलोमीटर के बाद वायुमंडल बहुत ही विरल हो जाता है, बहुत ही विरल हो जाता है कि उसमें वायुमंडल में गैस ही नहीं मिलती हैं। और अंततः 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद यह क्रमशः अंतरिक्ष में विलीन माना जाता है। तो एक्सोस्फीयर की दुनिया क्या है कि अंतरिक्ष की दुनिया है। 10,000 किलोमीटर के ऊंचाई के बाद हम उसको मान लेते हैं कि बाबा रे तुम तो हम जैसे ही हो गए, यानी अंतरिक्ष हो गए। 1000 किलोमीटर तक वायुमंडल में बहुत विरल, यानी विरल का मतलब बहुत गैस कम मिलती है। देखिए एक और चीज़ मैं बता दूँ, केवल 29 किलोमीटर की हाइट तक वायुमंडल का 97% भाग मिल जाता है। अब आप कह लीजिए क्या बात है, क्षोभमंडल के 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक, क्षोभमंडल और समताप मंडल 8 और 18 तक वो तो इतनी ऊंचाई 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही वायुमंडल का 97% भाग मिल जाता है। उससे ऊपर के जितने मंडल हैं उनमें केवल 3% भाग ही आपको मिलता है। तो समझ पा रहे होंगे कि बाह्यमंडल और ये आपने सब पढ़ा। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी आज की क्लास के लिए। आप एसएससी जीडी में लगे रहिए और सीआईएसएफ में एमसीक्यू के साथ, पैटर्न के साथ जुड़िए, एमसीक्यू ज्योग्राफी के साथ जुड़िए। वर्षा वहाँ पर आएंगी तो आप आइए और ज्वाइन करिए और अपने सपनों को उड़ा दीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर कमेंट वगैरह रुकने नहीं चाहिए, आप कर दीजिए, मैक्सिमम फैला दीजिए। जितना आप मैक्सिमम भेजेंगे उतना बेनिफिट हमको भी होगा। और आप लोगों का इस प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बने रहिए स्टैंडर्ड क्लासेज के साथ। जय हिंद, जय भारत।